नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करूं। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर कृषि बिल पर राज्यसभा में संसद में हंगामा बरपा हुआ है। वेल में आकर विपक्ष ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक फाड़ दी है। उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ी है डेरेक ओब्रायन ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार कृषि बिल पर, फार्म बिल पर लगातार विरोध हो रहा है और ये विरोध और ज्यादा तेज हुआ जब हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, जहां पर कृषि बिल पर राज्यसभा में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। वेल में आकर विपक्ष ने किस तरीके से नारेबाजी की, समझाने की कोशिश की सभापति ने। उसके बावजूद देखिए किस तरीके से डेयरिंग दिखाते हुए डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक फाड़ दी। ये देखिए। वैसे आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही इस वक्त स्थगित हो चुकी है और ये तस्वीरें आपको ताज़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं कुछ वक्त पहले की, जब वेल में आकर विपक्ष ने नारेबाजी की। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से विनीत जुड़े हैं। विनीत, क्या ताज़ा जानकारी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक फाड़ दिए। हाँ जी, निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर हंगामा हुआ है। लोग जो है वो वेल में आ गए हैं। साफ तौर पे जिस तरह से बहस चल रही थी और जब वोटिंग का समय आया तो उस वक्त जो है विपक्षी पार्टियां जो है वो वेल में आ गई और मैं साफ तौर पे वो हंगामा करनी पड़ी। इसके साथ ही साथ जो हरिवंश हैं, जो उपसभापति हैं, वो जहाँ पर बैठे हुए थे, माइक तक उनके पहुंचने की कोशिश की गई और कोशिश यह किया गया कि माइक तक को डिस्टर्ब किया जाए। इसीलिए अभी हम देख सकते हैं कि राज्यसभा की कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन आज जो राज्यसभा चैनल के को म्यूट कर दिया गया है ताकि वह जो सदन के अंदर जो शोरगुल हो रहा है वो टेलीविजन के माध्यम से सुना जा सके। तो निश्चित तौर पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो वेल में आ गई है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार ने अब आंकड़ों को मैनेज करने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं अब जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से शिवसेना का बयान है, शिवसेना के सांसद संजय राउत का जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि किसानों को कंफ्यूजन है, उन्होंने विरोध नहीं किया। इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं अगर सांसदों को, किसानों को, किसी को भी अगर कंफ्यूजन है तो क्या लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की तस्वीरें उभरनी चाहिए थी? और क्या आगे चलते हुए आगे कदम कोई उठाया जा सकता है डेरेक ओब्रायन के खिलाफ? क्योंकि ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आप सभापति के सामने आकर रूल बुक फाड़ दें। हाँ जी, निश्चित तौर पर ये असंसदीय में कार्य है और इस पर जो है वो चेयर ही कुछ फैसला लेंगे कि क्या उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये उनका विशेषाधिकार होता है। लेकिन निश्चित तौर पर हम लोकतंत्र के मंदिर में हम ये देख सकते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा की जगह है, यहाँ पर विभिन्न मुद्दों के पर बहस की जाती है, विवाह है। लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं कि रूल बुक को फाड़ देना या फिर वेल में चला जाना, लगातार इस पर जो है वो सभापति हो उनकी ओर से या फिर अगर हम लोकसभा में बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष की ओर से इस तरह के प्रयास किए जा रहे थे कि इस तरह की घटनाएं ना हो, प्ले कार्ड न दिखाए जाए। इसके लिए इथिक्स कमेटी में भी लगातार चर्चा होती रही है। तो ये जो अगर कार्रवाई की बात होती है तो ये पूरी तरह से विशेषाधिकार जो है वो सभापति का है, चेयर का है, वो किस तरह का फैसला लेते हैं। लेकिन तो विनीत, आगे आपको क्या लगता है, क्योंकि अब लोकसभा में बिल पारित हो चुका है, राज्यसभा में पारित होना, आगे तस्वीरें क्या लग रही हैं आपको? आगे कितनी मुश्किलें, कितना राह आसान है? अगर हम कानून के बारे में बात करें, आंकड़ों के बारे में बात करें, तो अब हमें यह लग रहा है कि यह जो बिल है वो राज्यसभा से पास हो जाएगा। क्योंकि सरकार जो है वो मुझे लगता है कि वो आंकड़े को मैनेज करने में सफल रही। क्योंकि जिस तरह से हम शिवसेना का देखते हैं, शिवसेना में जिस तरह से संजय राउत ने जिस तरह से बयान आया, उससे हम देख सकते हैं कि शिवसेना जो है वो वोट कम से कम वोट देगी। अगर वोट नहीं देती है तो वो एब्सटेन कर सकती है। इसके साथ साथ हो सकता है बीजेडी के साथ भी यही स्थिति हो। लेकिन अगर हम बात करें वाईएसआर के बारे में बात करें तो वाईएसआर ने साफ तौर पे कहा है कि वो बिल के समर्थन में है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनडीए के नंबर्स के बारे में बात करें तो एनडीए में अकाली दल को छोड़ करके कोई भी ऐसा दल नहीं है जो इसके विरोध में है। अकाली दल ने इसका विरोध किया है, इसकी मुखालफत की है, तो अकाली दल का हम माइनस कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो घटक दल है, अगर हम बात करें जेडीयू के बारे में बात करें तो जेडीयू ने मुखर तौर पर बिल का समर्थन किया है। लेकिन अगर हम विरोध में बात करें, विरोध में कांग्रेस का विरोध है, टीएमसी का विरोध है, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है,
साथ ही साथ में अकाली दल जो एनडीए का घटक है उसने विरोध किया है। तो विरोध भी इसका काफी मुखरता के साथ किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कुछ छोटे छोटे दलों ने जिस तरह से समर्थन दिया है, तो हो सकता है कि सरकार इस बिल को पास करवा देगी। और अगर यह राज्यसभा से भी पास हो गया तो निश्चित तौर पर यह कानून बन जाएगा, क्योंकि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास अगर हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा उनके हस्ताक्षर के लिए। और संभावना यह है कि उसके बाद ठीक है, तस्वीरें लग रही हैं विनीत, लग रही हैं कि जिस तरह से आंकड़े आप बता रहे हैं कि सरकार के लिए राह आसान है, लेकिन राज्यसभा में बिल पारित हुआ नहीं और उसके इतर ऐसे कई कांग्रेस शासित राज्य हैं जो ये कह रहे हैं कि हम बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी निश्चित तौर पर यही लोकतंत्र की खासियत है, यही लोकतंत्र की विशेषता है। यहाँ पर चेक और बैलेंस जो है वो यहाँ पर हमेशा बना रहता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी में किसी भी बिल के खिलाफ या कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन मैं एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है, हमने देखा कि जब भी हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किए हों, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए हों, वो लगातार बोलते रहे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट को हटाने की बात कही थी। इसके साथ ही साथ जब भूपेंद्र यादव बोल रहे थे तब वह भी यह बात बोल रहे थे कि कांग्रेस ने इसे हटाया था। इसके साथ अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश से के राज्यसभा के सांसद आते हैं, बीजेपी के बिल्कुल यही बात प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं विनीत की जिसका वादा कांग्रेस ने किया था हमने वही किया, तो फिर कांग्रेस को विपक्षियों को इतनी दिक्कत क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका। और खबर रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री आवास में मंत्रियों के साथ बैठक हुई और सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और खाद्य विभाग के राशन कार्ड पर भी चर्चा हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक आप देख पा रहे हैं, खाद्य विभाग के राशन कार्ड पर चर्चा। और रायपुर से एक और अहम खबर, जहां पर पुलिस आरक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है। आरक्षक भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा जल्द कराने के निर्देश दिए गए। सीएम के निर्देश के बाद आपको बता दें पीएचक्यू ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। तो जो लोग इसकी मांग कर रहे थे लगातार, अब उनके लिए कहीं ना कहीं एक सुकून भरी खबर है, क्योंकि आरक्षक भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा जल्द कराने के निर्देश जारी किए गए और पीएचक्यू जो है पुलिस हेडक्वार्टर वो इसकी तैयारी में लग चुका है। और बात लॉकडाउन की, रायपुर में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। कल यानी 21 सितंबर रात 9 बजे से 28 सितंबर तक एक सप्ताह तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस दौरान इस बार सबसे ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। इस बार सब्जियों की दुकानें भी नहीं खुलेंगी, साथ ही शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। दूध के लिए सुबह शाम डेढ़ घंटे की छूट रहेगी। इसके अलावा सिर्फ एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी पेट्रोल दिया जाएगा। अंबिकापुर में भी 21 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन लगने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रदेश में कल आपको बता दें कुल पीड़ितों की जो संख्या इस वक्त 84,000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा बुरे हालात राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और मुंगेली जैसे शहरों में है, जिसे देखते हुए कुछ जिलों में फिर से लॉकडाउन का फैसला लिया गया। बात करें दुर्ग की, तो यहां आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है और दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 के पार पहुंच चुकी है। मुंगेली जिले में 17 सितंबर से ही लॉकडाउन लगा हुआ है, जो 23 सितंबर तक चलेगा। बालोद जिले में भी 22 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन लगने जा रहा है। इक्कीस तारीख रात को 9 बजे से लेकर 28 रात को 12 बजे तक पूरे रायपुर जिले को कंटेनमेंट घोषित किया गया है। इस दौरान रायपुर की सीमाएं पूरी तरह बंद रहेंगी और मेडिकल दुकानें अपने निर्धारित समयावधि में खुलेंगे। दूध की व्यवसाय सुबह और शाम को डेढ़ घंटे की जो चालू रहेंगे और इसके अलावा पेट्रोल पंप अपने निर्धारित अवधि में केवल शासकीय वाहन, मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े निजी वाहन एवं एम्बुलेंस को पेट्रोल और डीजल दे सकेंगे। और एलपीजी के जो डिपो खुले रहेंगे, पर वहां पे कोई बुकिंग वहीं पे दुकान में नहीं होंगे, केवल ऑनलाइन और मोबाइल के माध्यम से बुकिंग करके
डोर डिलीवरी के रूप में वहां पे पहुंचाया जाएगा। शेष सभी तरह की दुकानें, मार्केट, मंडी सभी पूर्णतः बंद रहेंगे इस 7 दिवसीय अवधि में। तो राजधानी रायपुर में कल रात 9 बजे से 7 दिनों तक लॉकडाउन लगने जा रहा है, जिसकी जानकारी देने के लिए संसदीय सचिव विकास उपाध्याय लाउड स्पीकर लेकर खुद सड़कों पर निकल गए। मुख्य बाजार और सड़कों पर घूमते हुए विकास उपाध्याय लोगों को लॉकडाउन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, साथ ही घरों में रहकर कोरोना संक्रमण से बचने की समझाइश दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रायपुर से ममता लांजेवार जुड़ी हैं और दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी धमतरी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल ममता आपसे, क्योंकि टोटल लॉकडाउन है रायपुर में और कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है पूरे शहर को। जानना चाहूंगा लॉकडाउन का रायपुर में कितना असर देखा जा रहा है? देखिए 21 तारीख की रात 9 बजे के बाद से लॉकडाउन शुरू होगा और पूरा जो रायपुर जिला है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिस तरह से कलेक्टर और एसपी कह रहे थे कि ये पहले के लॉकडाउन है उससे अलग है, क्योंकि जिस तरह से कंटेनमेंट जोन के भीतर जो सख्ती होती है वैसी सख्ती दिखाई देगी। पूरे जो सीमाएं हैं वो सील कर दी जाएगी। लेकिन लॉकडाउन के पहले आप देख सकते हैं कि कल रात 9 बजे से ये लॉकडाउन शुरू होने वाला है। उसके पहले आप देख सकते हैं कि बाजार में किस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है। अमूमन रविवार को ये जो बाजार है ये रविवार को हर रविवार को यहाँ पर लॉकडाउन लगा रहता था, लेकिन इस बार जो है इस रविवार को छूट दी गई है और बाजार में आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक किस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क लोग लगाए हुए, ज्यादातर लोग जो है बिना मास्क के जो है वो घूम रहे हैं। किसी ने मास्क लगाया भी है तो वो नाक के नीचे लगाया हुआ है। तो लॉकडाउन के पहले अमूमन जो तस्वीरें उमड़ती है उससे यही लगता है कि ये लोग कोरोना का संक्रमण लेके तो नहीं गई, जो है अगले 8 दिन तक के घरों पे आराम करने वाले हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें सब्जी मार्केट में खासतौर पे इसका असर दिखाई दिया और किराना जो मार्केट है वहां पर भी दिखाई दिया। इस बार जो है जो सब्जी की दुकानें हैं वो भी नहीं खुली रखी जाएगी, क्योंकि देखा जाता था कि लोग सुबह पिछली बार जब छूट दी गई थी 6 बजे से 10 बजे तक सब्जी मार्केट को, तो बड़ी भीड़ जो है वो वहां पर उमड़ पड़ती थी। लेकिन यही वजह है कि इस बार 2 दिनों तक आज जो है सब्जी मार्केट में जमकर जो सब्जियां हैं वो काफी महंगी थी। दूसरी बात जो बाजार 12 बजे तक के गुजार रहता है, सब्जियां भरी पड़ी रहती हैं। 10 बजे ही वहां पर सब्जियां खत्म हो गई थी। सब्जियों के जो दाम थे वो आसमान छू रहे थे। टमाटर 80 रुपए किलो तक, भट्टा जो है वो तक जो है, बैगन जो है वो 70 ममता, लेकिन जो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हैं वो भी तो लाउड स्पीकर के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि लॉकडाउन 21 से लगेगा, लेकिन उनके संदेश का भी असर यहां पर दिख नहीं रहा है। लोग बेलगाम हो चुके हैं। देखिए लगातार सरकार भी संदेश दे रही, प्रशासन भी संदेश दे रही है और जो आंकड़े आ रहे हैं वो अपने आप में संदेश हैं कि किस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और आपको किस तरह से सचेत होना है। मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमण के आंकड़े लगातार अगर देखेंगे राजधानी रायपुर में 1100 इस तरीके की संख्या आ रही है। तो ये अपने आप में जो संदेश है वो उसको समझना चाहिए। बिल्कुल संदेश को समझना चाहिए और जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको भी अध्ययन करने की जरूरत है कि आंकड़े आखिर कैसे क्यों बढ़ रहे हैं। आप बनी रहिएगा ममता, हम चलते हैं सीधे अब दुर्ग। मिथिलेश ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जहां पर आज से 10 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन है। बताइए क्या असर है मिथिलेश दुर्ग में? जी कमरुद्दीन, जिस तरह से यहाँ पर कोरोना का संक्रमण बढ़ा था, लॉकडाउन लगाना प्रशासन की मजबूरी थी और आज से ये लॉकडाउन लगा देना आरंभ कर दिया गया है। आज से लगातार 10 दिनों तक एक लॉकडाउन रहेगा। 30 सितंबर को ये लॉकडाउन खत्म होगा। इस दौरान जिस तरह से पहले ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ये अपील कर दी थी लोगों से कि इस लॉकडाउन ये जो हो रहा है वो काफी सख्त होगा, पहले से काफी अधिक सख्त होगा और यही वजह आज सुबह से देखने के लिए मिल रही है। सभी चौक चौराहों पर यहाँ पर पुलिस तैनात है और यहाँ पर लोगों
के ऊपर में खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, खासतौर पर मास्क, और उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि वो किस लिए निकले हैं। यदि बेवजह निकले हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये सबसे बड़ी बात आज देखने के लिए मिली है कि सभी चौक चौराहों पर पुलिस नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन ने इस पूरे लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए 36 जो पेट्रोलिंग पार्टियां हैं वो लगाई हैं। ऐसी 8 जो जिले की सीमाओं को जोड़ते हैं रास्ता, उनको सील किया गया है और इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती की गई है। तो इस तरह से साफ ये नजारा देखने के लिए मिल रहा है कि अब जो पुलिस वो सख्त काफी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, अब यदि सख्ती नहीं दिखाई गई तो निस्संदेह ये कोरोना के संक्रमण को रोका नहीं जा सकेगा। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कमरुद्दीन की जैसे कि आज लॉकडाउन जो हो रहा था, कल एक पूर्व संध्या की बात किया जाए तो पूर्व संध्या पे बाजारों में लोग ऐसे उमड़े कि उनको ये बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कोरोना का संक्रमण भी फैल सकता है। बिल्कुल यही डर और डराता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि किस तरीके से लोगों को लगा कि लॉकडाउन लगने वाला है तो उससे पहले हम जमकर खरीदारी कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे भी जुड़े हुए हैं धमतरी से। अभिषेक, आप बताइए धमतरी के कैसे हैं हालात और कोरोना के आंकड़े कहां पहुंचे और क्यों बढ़ रहे हैं और प्रशासन इसको लेकर क्या कर रहा है? कमरुद्दीन, धमतरी में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो करीब 1,500 के लगभग अभी तक केस आ चुके हैं। इनमें से 23 लोगों की मौत भी हो चुकी है। करीब 850 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और करीब 6 से 650 लोग अभी उनका इलाज जारी है। दूसरी तरफ कोरोना की डर की बात करें तो हम लगातार देख रहे थे लोगों में कोरोना का डर पूरी तरह खत्म हो गया था। बाजार बिल्कुल सामान्य चल रहा था और लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे थे। लेकिन जिला प्रशासन कलेक्टर से हमारी बार बार इस मामले में बात हुई कि क्या कोई लॉकडाउन होगा, तो कलेक्टर इस बारे में बिल्कुल क्लियर थे कि कोई लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है, बस सावधानी रख के डिस्टेंसिंग का पालन करके उसे किया जाएगा। लेकिन धमतरी के व्यापारियों ने लगातार जिला प्रशासन पर, कलेक्टर पर यह दबाव बनाया, बार बार मांग रखी, बैठकें की, तब जाकर कलेक्टर ने एग्री हुए कि भाई धमतरी जिले में भी 10 दिनों के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन ये लॉकडाउन सिर्फ नगरीय निकाय क्षेत्रों में रहेगा, पंचायत क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। इसका असर स्वाभाविक सी चीज है कि चीजों के दाम बढ़ गए, सब्जी से लेकर कई चीजों के, किराना चीजों के दाम बढ़ गए। उतनी ही भीड़ बाजार में उमड़ गई। लोगों को जितना डर कोरोना का नहीं है उतना डर लॉकडाउन का है। लोग उमड़ पड़े हैं दुकानों में सामान खरीदने के लिए, चाहे चावल की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, चाहे किराना सामान की बात हो। और उतनी भीड़ गुटखा, दारू, इन चीजों के दुकानों में भीड़ काफी बढ़ गई है। लोग जिन चीजों को अपने लिए जरूरी समझते हैं उसे पहले से खरीद कर रख लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो भले ही आंकड़े अभिषेक, भले ही आंकड़े धमतरी में 1,500 के करीब पहुंच चुके हों, लेकिन जिला प्रशासन लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, आपका मिथिलेश, आपका। और बात बलौदा बाजार की, जहां अवैध देसी शराब जब्त की गई। बाइक पर शराब बेच रहे थे 2 आरोपी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 30,000 रुपए की शराब जब्त की गई। भटगांव थाना क्षेत्र के गेडापाली गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब जब्त किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो बाइक पर शराब बेच रहे थे और इनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है और अवैध शराब भी जब्त किया है। इसकी कीमत 30,000 रुपए आंकी जा रही है। और बात मुंगेली जिले की, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। इन हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की केवल एक सूत्रीय मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए। एनएचएम में कार्यरत इन संविदा अधिकारी कर्मचारियों ने कई बार अपने नियमितीकरण की मांग मंत्री मुख्यमंत्री से की, लेकिन आज तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई, जबकि ये लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। मुंगेली स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग पदों पर 212 संविदा कर्मी कार्यरत हैं। एनएचएम के तहत कार्यरत इन संविदा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य विभाग के कई अभियान प्रभावित हो रहे हैं। संविदा कर्मचारी संघ के हैं, एनएचएम से संबंधित हैं, एनएचएम में कार्य करते हैं। लगभग हम लोग 250 कर्मचारी अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं मुंगेली जिला में अपना। और बिलासपुर में कोरोना का सबसे ज्यादा असर आम लोगों के साथ रेलवे पर पड़ा है। रेलवे को सबसे ज्यादा आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे रेलवे को उबारने के लिए रेलवे बीडीयू का गठन किया गया। कोरोना संकट के बीच कम समय में ही बीडीयू के माध्यम से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड अतिरिक्त आय अर्जित किया। दरअसल कोरोना के कारण बीते 6 महीने से
यात्री ट्रेनें प्रभावित हैं, जिसका असर रेलवे पर आर्थिक रूप से पड़ रहा है। ऐसे में रेलवे को आर्थिक संकट से उबारने के लिए गठित रेलवे की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट लगातार काम कर रही है। फैक्ट्री मालिकों, कंपनियों, छोटे व्यापारियों और वाणिज्यिक संगठनों से संपर्क कर उन्हें रेलवे द्वारा दी जा रही रियायतों की जानकारी दी जा रही है और माल परिवहन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसकी बदौलत कोरोना संकट के बीच SECR से ही BDU के माध्यम से 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त आय अर्जित कर लिया गया है। बोर्ड के निर्देशानुसार हम लोगों ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों मंडलों और मुख्यालय में BDU बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का गठन किया है, जो कि हमारे रेलवे में बिजनेस से संबंधित सारी चीज़ों को देखेगी। इसका मूल उद्देश्य ये है कि कैसे हम अपने माल ढुलाई या पार्सल ढुलाई उसमें बढ़ोतरी करें। ये तीनों मंडलों में बनाया गया है, मुख्यालय में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। कोरोना संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार विफल होते नजर आ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और अब बीजेपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार में इनकी सरकार की आलोचना की गई है और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर तेजी से पैर पसारने को लेकर पूर्व मंत्री ने सीधे सीधे राज्य सरकार पर आरोप लगाए। साथ ही नसीहत भी देते हुए यह भी कहा कि अगर सरकार प्रभावी रणनीति बनाए तो अब भी इससे बचा जा सकता है। और अब बात कोरबा की करेंगे। कोरबा नगर पालिका निगम में वर्ष 2014 से लेकर अब तक 18 कर्मचारियों के निधन हो चुके हैं। उनके परिजन अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। निगम आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षित वर्ग का पद रिक्त नहीं होना बताकर नियुक्ति नहीं दी गई। दूसरी तरफ सभी को पात्र बताया गया, लेकिन एक आवेदक की उम्र 40 साल बताई गई। अगर नियुक्ति नहीं मिली तो उनकी भी उम्र बढ़ जाएगी। निगम के MIC मेंबर फूलचंद सोनवानी ने इस संबंध में मामला उठाते हुए कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति जल्द देने की मांग की। निगम में एक तरफ कर्मचारियों की संख्या कम बताया जाता है, दूसरी तरफ अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन लंबित